अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक के साथ मैं हूं महक असलम। आयशा बख्श अपनी निजी मसरूफियात की वजह से आने वाले कुछ दिनों में ये शो होस्ट नहीं कर पाएंगी, लिहाजा ये फ़र्ज़ मैं अदा कर रही हूं। अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जी पंजाब असम्बली की सिचुएशन की। पंजाब असम्बली में 26 अरकान असम्बली की नाअहली का रेफरेंस दायर करने पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि गलत बयानी पर वज़ीर आज़म को नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान में हंगामा करने वालों को क्यों नहीं। आर्टिकल 62-63 का मुखालिफ हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि नवाज शरीफ की नाअहली पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर के इख्तियार की हिमायत की। असम्बली की कार्रवाई में रुकावट डालना भी हल्फ की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि पनामा के इस फैसले में आसिफ सईद खोसा ने कहा था कि वजीर आजम के खिलाफ अपोजिशन के 22 अरकान स्पीकर के पास गए थे। आर्टिकल 62-63 जमहूरियत के खिलाफ इस्तेमाल हुए। आर्टिकल 62-63 आमरीत की निशानियां हैं, चाहे तो दोनों आर्टिकल्स को आइन से निकाल कर बाहर फेंक दे। असम्बली को कवायद के मुताबिक चलाना स्पीकर की जिम्मेदारी है। बतौर स्पीकर अपना किरदार पूरी दयानतदारी से निभाने की कोशिश करता हूँ। हंगामा राय पर कुछ अरकान को मुअत्तल किया, कुछ को नोटिस भिजवाए गए। ऐवान के तकद्दुस का ख्याल रखना हर रुकन की अहम जिम्मेदारी है। इसी तरह विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारा ने कहा है कि एहतजाज करना अपोजिशन का हक है, लेकिन असम्बली में कुर्सियां मारना, माइको उखाड़ना एहतजाज नहीं है। इसके लिए कानून को अपना रास्ता बनाना चाहिए। स्पीकर के इख्तियारात लामहदूद है। वो हाउस के सरबराह हैं, उनके पास इख्तियारात वही हैं जो घर के बड़े के पास होते हैं। वजीर कानून ने कहा कि असम्बली के मेंबरान ने हल्फ लिया कि वो आइन के मुताबिक अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी अंजाम देंगे। अगर आप इस हल्फ की पामाली करते हैं तो स्पीकर के पास इख्तियारात हैं कि वो किसी भी मेंबर को मुअत्तल कर सकें। उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली के 26 अरकान के डी-सीट करने के बारे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रेफरेंस भेजा जा सकता है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली में एहतजाज करने पर 26 अरकान की मुअत्तली को गैर आइनी करार देते हुए हर फोरम पर मुकदमा लड़ने का ऐलान कर दिया है। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर और लतीफ़ खोसा ने इसे जमहूरियत के मनाफी इक़दाम करार दिया और कहा कि एहतजाज इनका आइनी और जमहूरी हक है। याद रहे कि बजट सेशन के दौरान पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान ने हंगामाराई की और एहतजाज किया था। इस दौरान असम्बली में मुबैना तौर पर तोड़ फोड़ भी की गई थी। इसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन के 26 अरकान की नाअहली का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर करने का ऐलान किया था। साथ ही मुख्तलिफ अरकान पर लाखों रुपए जो है वो जुर्माना भी आयद किया गया था। पैनल में हमारा साथ देंगे हसन निसार, जैगम खान, रजा रूमी, शहजाद चौधरी। सवाल हमारा ये है जो अपने पैनल के सामने हम रखेंगे कि क्या सिर्फ गलत बयानी पर वजीर आजम को नाअहल किया जा सकता है तो फिर असम्बली में तोड़ फोड़ और ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली का ये मौक़िफ़ किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक दुरुस्त नहीं है। हसन निसार साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। देखें, बुनियादी बात है, अगर नादानिस्ता लाइल्मी बेखबरी की वजह से ऐसा हो, यानी वज़ीर आज़म गलत बयानी करे जानते बूझते, तो वो ज़ाहिर है इस मनसब के लिए उससे ज़्यादा घटिया बंदा ही कोई नहीं। अच्छा, अब ज़रा गौर से देखें, बहुत माइक्रो लेवल पे सोचने वाले लोग हैं हम। रोटी कपड़ा मकान के नारे से लेके पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने तक हर वजीर आजम झूठा, एक एक का नाम लेके पता करें। अच्छा, रह गई असेंबली में तोड़ फोड़ और ईवान को तमाशा बनाना, तो ये नेक काम तो दिन रात सरेआम पूरे पाकिस्तान में जारी है, राउंड द क्लॉक जारी है। नेम एनीथिंग, इक्तसादियात से अखलाकियात तक, लॉ एंड ऑर्डर तक, यू नेम एनीथिंग। अच्छा, स्पीकर बेचारे की मजबूरी है। हमारे यहाँ ये स्पीकर, ये बहरहाल एक और तरह की सियासी मुलाजमतें होती हैं। सोचे समझे बगैर बात बराए बात हाँक दी है या मजबूर है, क्या करे यार। कौन से उन्होंने वहाँ बम फोड़ दिए हैं, कि दहशत गर्दी कर ली है, फलाना कर ली है। जो रेल बैलेंस हैं इस मुल्क के, उसकी तरफ तो कोई आँख उठा के नहीं देखता उनकी तरफ। चलें, काफ़ी यही है। लेकिन हसन साहब वो ये कह रहे हैं ना कि गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल होना, ख़वातीन मौजूद थी, उसके बाद नाजेबा उनके उस दौरान अल्फाज का इस्तेमाल होना, यकीनन ये कोई जमहूरी हक तो नहीं है। तो इसमें हम क्या समझे कि स्पीकर जो है वो गैर जानिबदार है या किसी मखसूस सियासी एजेंडे की तरफ है? सुने, गैर पार्लिमानी अल्फाज, ये इस जुमले पे गौर करो। ये लोगों में जो भूख नंग इस मुल्क को टेक्सिस्तान बनाया है,
ये गैर पार्लिमानी अल्फाज को गोली मारो, गैर पार्लिमानी अमाल की तरफ तवज्जो दो। क्या किया होगा उन्होंने? मैक्सिमम पूरे मुल्क में गैर पार्लिमानी, ये बजट पार्लिमानी है, तजवीज़ होती है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन बहरहाल ठीक है, जो ठेका ठुका है इनके पास जब तक है, मजबूरियां इनकी, सच नहीं है, इनमें से कोई बात सच नहीं है सिवाय इसके कि लोग भूखे नंगे बेरोजगार और बेआसरा हैं। बस पाकिस्तान के मामले में सिर्फ एक सच है जो मैंने अर्ज कर दिया। सही, ठीक है। शहजाद साहब आपकी तरफ आते हैं। क्या स्पीकर के पास वाकई इतने लामहदूद इख्तियारात होते हैं, जैसा कि वजीर कानून भी कह रहे हैं कि वो जब चाहें जिसे चाहें मुअत्तल कर दें? हम मुअत्तल कर सकते हैं, लेकिन कुछ अरसे के लिए ना। उन ये इस तरह के उनके इख्तियारात तो नहीं है कि किसी को मेंबरशिप से हटा दिया जाए। अच्छा, यानी वो भी तो आइन और कानून के नीचे ही काम करते हैं ना। देखिए, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है जी, ये बताता है कि स्पीकर का क्या काम है, लोगों को कैसे इलेक्ट करना है, कैसे उनको डिस्क्वालीफाई करना है, कौन क्वालिफाइड है कौन डिस्क्वालीफाइड है। 62A 63 का शोर मचाते हैं सब। 62A क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, 63A डिस्क्वालिफिकेशन की वजूहात है कि कौन आदमी पाकिस्तान की किसी असेंबली का मेंबर बन सकता है, ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, और कौन आदमी पाकिस्तान की किसी असेंबली का मेंबर नहीं बन सकता। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि मेंबर बनने के बाद उसको मैं अपनी मर्जी के मुताबिक हटा दूं। अगर जो ये हो सकता है, दुनिया भर में शायद कहीं ना कहीं हो रहा होगा, लेकिन वो फिर डिक्टेटरशिप और आमरीत के जुमरे में आता है, वो एक जमहूरी कदर के तौर पर नहीं देखा जाता। उसके लिए बेशक एक स्पीकर साहब, हमारे यहाँ नेशनल असेंबली के अंदर भी ये हुआ है कि 10 दिन के लिए 14 दिन के लिए कुछ लोगों ने ऐसी हरकत की, उनको कहा जी कि आप मैं अब अगले 14 दिन के लिए नहीं आएंगे। लेकिन ये कि उसकी सीट को मुअत्तल कर देना, उसको मुअत्तल कर देना, ये पाकिस्तान में भी नहीं हुआ। सही। यानी पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के अंदर जहां जहां पे आपने क्या कुछ नहीं देखा, यहाँ सदर पाकिस्तान अपनी तकरीर नहीं कर सकता, कोई भी सदर हो नहीं कर सकता। यहाँ वजीर खजाना अपनी बजट तकरीर नहीं कर सकता, कोई भी वजीर खजाना हो। यहाँ पर लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अपनी तकरीर नहीं कर सकते नेशनल असेंबली के अंदर, कोई भी हो। और ये हमारे सामने रोजाना स्क्रीन पे प्ले आउट हो रहा होता है। उस वक्त वो अगर सबको हटा दिया जाए तो ये तो हमारे हर ऐवान, एक्चुअली इन ऐवानों का जो इलाज है वो यही है कि इनको खाली कर दिया जाए, इन सबको मुअत्तल कर दिया जाए, क्योंकि ये इस काबिल है ही नहीं कि वहां पे बैठे। क्योंकि अगर ये बैठते तो पाकिस्तान का भला होता। पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच चुका होता। पाकिस्तान तो बदकिस्मती से उन जगहों पे पहुंच चुका है, गहराइयों में, जहां पर के पाकिस्तान के अवाम रो रहे हैं अपनी किस्मत को कि यार ये हम कहां पे आके बैठ गए। देखिए, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, ये सब की सब असेंबलियां ऐसी हैं। पाकिस्तान की अपनी असेंबली मशरकी पाकिस्तान की 1956 में स्पीकर को मार दिया गया, कुर्सी उठा के मारी उसको। कहने का मतलब है कि आप या जमहूरियत को बचाते हैं या अपनी मर्जी को बचाते हैं। अगर जमहूरियत को बचाना है तो जमहूरी रवायात का पासदारी करनी पड़ेगी और इस आइन और कानून को लेकर चलना पड़ेगा। इस आइन और कानून के मुताबिक स्पीकर के पास कोई हक नहीं है कि किसी सीट, किसी आदमी को डी सीट कर सके। तीसरी बात, एक फाइनल बात करूंगा, कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर ये दो चीजें अवेलेबल है, मॉरल टर्पिट्यूड जिसके ऊपर लोगों को हटाया गया, मिस डिक्लेरेशन जिसके ऊपर कि आपने बनने से पहले डिक्लेयर ना किया अपने एसेट्स को या अपनी किसी डिग्री को या अपनी किसी नेशनैलिटी को, जो कि सब हमारी मिसालें पिछले 5-10 साल में मौजूद है हमारे पास। सही। तो इनके ऊपर फिर कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है, वो फैसला करता है। स्पीकर बैठा है यहाँ पे, क्या कर सकता है स्पीकर? अपना 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 निजाम ही चला ले, अपना हाउस ही चला ले तो बड़ी बात। सही सही, ठीक है शहजाद साहब। लेकिन इसमें एक ज़रूरी बात समझने की ये भी तो है, वो कह रहे हैं कि मैं अगर स्पीकर हूं तो मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं इस हाउस का जो ऑर्डर है, जो उसका लॉ है, उसको मुझे मेंटेन रखना है। जब आप कुर्सियां उठाते हैं, माइक उखाड़ते हैं, नाजेब अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बकौल उनके स्पीकर साहब के वो कहते हैं अपनी हर दफ़ा की गुफ्तगू में, जब ऐसा होता है तो ऐसे में फिर क्या करे स्पीकर? सार्जेंट एट आर्म्स होता है, उससे कंट्रोल करता है। वो किसी मेंबर को कंट्रोल कर सकते हैं, फिजिकली कंट्रोल कर सकते हैं, हॉल से बाहर ले जा सकते हैं जो इस तरीके से बिहेव कर रहा हो। लेकिन ये नहीं कह सकते कि तुम मेंबर नहीं हो। देखिए, या अवाम की राय है, उसकी कोई तकद्दुस है अवाम की राय का। हम तो यही कहते हैं ना कि अवाम की राय सबसे सुप्रीम है। अल्लाह का नायब बना के भेजा इंसान को यहाँ पे, तो अल्लाह का नायब है तो उसकी बात माननी तो पड़ेगी ना। ये कहां से हुआ कि आपने उठा के अपनी मर्जी? देखिए, अर्दवान ने क्या किया, अर्दवान को पसंद नहीं था इस्तांबुल का मेयर जो उसके खिलाफ
सदर के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो रहा था जी, उसको उठा के जेल में डाल दिया किसी चीज के ऊपर, कोई ऐसी उसके ऊपर लगा के दी। तो वो ऑटोक्रेसी होती है, अथॉरिटेरियनिज्म होती है, डिक्टेटरशिप होती है, आमरियत होती है, वो जमहूरियत नहीं होती। फैसला कर लें कि जमहूरियत है या नहीं है, अगर नहीं है तो मलिक अहमद खान साहब आपने अवाम राय की बात की, लेकिन स्पीकर ने ये भी कहा है कि मैं पंजाब की आवाम को रिप्रेजेंट भी करता हूं। ज़ैगम साहब आपकी तरफ आती हूँ। 26 अरकान वो थोड़ी अकेले करते हैं, वो अकेले नहीं करते। चले वो अकेले कैसे कर सकते हैं? ही इज जस्ट वन मैन, यस, ही इज नोबडी टू रिप्रेजेंट एवरीबॉडी इन पंजाब। चले सबके सब वो जो मेंबरान बैठे हैं वो सब रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ज़ैगम साहब, क्या 26 अरकान असम्बली की नाअहली जो है इसको हम हुकूमत की इंतकामी सियासत समझे या फिर आईनी कार्रवाई? देखें, मैं अगर झूठ बोलने पर सियासतदानों की नाअहली होने लगे तो सारी दुनिया की सारी हुकूमतें गिर जाएंगी, एक भी नहीं बचेगा। ये जो ज़ियाउल हक की बदरूह पाकिस्तान में घूम रही है, आर्टिकल 62 और 63 जो ज़ियाउल हक लाया था कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था, और सबसे पहले मियाँ नवाज शरीफ और इनकी हुकूमतों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, और आज ये कह रही है सबसे मोतबर हवाला है। मैं तो हैरान रह गया आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के, अहमद खान साहब की जी। वो जस्टिस खोसा ने जो फैसला दिया था नवाज शरीफ की नाअहली का, उनकी उसके गिर तमाम गुफ्तगू उनकी घूम रही थी, और वो कह रही थी कि वो हुक्म देकर गए हैं और वो स्पीकर को अख्तियार देकर गए हैं कि आर्टिकल 63(1)(f) के तहत वो मेंबर्स को निकाल बाहर करेगा और ये उसकी जिम्मेदारी है। अब तसव्वुर कीजिए कि वो केस कम से कम मुस्लिम लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कानून की किताबों से निकाल देना चाहिए, और मेरी राय में भी कोई रेफरेंस नहीं होना चाहिए। जिस तरह से वजीर आजम को निकाला गया, वो सबसे बड़ा हवाला बन गया है। ये फर्क होता है जब ये लोग अपोजिशन से हुकूमत में आते हैं। अपोजिशन में कोई और मखलूक होते हैं, ये हुकूमत में कोई और मखलूक होते हैं। ऐसा नशा चढ़ता है इक़्तिदार का इनकी नथनों में जब वो हवा आती है इक़्तिदार की, कि सब कुछ बदल जाता है। जो सबसे बड़ा इनके नज़दीक अपने ऊपर जुल्म हुआ, वो आज सबसे बड़ा ताकत का हथियार है इनका दूसरों के खिलाफ। अब देखिए, वो खुद फरमा रहे थे, वो कह रहे थे 22 साल से मैं कोई बजट स्पीच नहीं सुन सका क्योंकि इतना शोर होता है जी। इट इज सच ए रूटीन मैटर इन पाकिस्तान पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, पार्लियामेंट के सदर की तकरीर हो या बजट हो, या तो सब मिलके फैसला करें। ये तो नहीं है ना कि आप हुकूमत में जब आए तो फिर वो खत्म हो जाए। आप अपोजिशन में थे तो जायज थे। हाँ। क्या आपने शौकत तरीन की तकरीर सुनी थी? ये कुछ नहीं किया था। हाँ। उससे पीछे चले जाएं, सदर लगारी के ऊपर तमीना दौलताना ने कपड़ा नहीं फेंका था जब वो सदर तकरीर कर रहे थे? क्या परवेज मुशर्रफ की तकरीर में सबने गो डिक्टेटर गो के नारे नहीं लगाए थे और वो रूठ के गया था और फिर उसने आइंदा सदारती तकरीर भी नहीं की थी? क्या उसने मेंबर्स को निकाल बाहर किया था? तो ये एक रिकॉर्ड कायम करना चाह रहे हैं मेंबर्स को निकालने की। इस तरह तो पटवारियों को कोई नहीं निकाल सकता। अब तसव्वुर कीजिए, 26 हलकों के नुमाइंदे कितने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जी। ये समझते हैं कि ये औकात है अवाम की हक की नुमाइंदगी की। करोड़ों लोगों के रिप्रेजेंट करने की ये वैल्यू है कि स्पीकर साहब के सींगों में जो आएगा तो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को उठा फेंकेंगे कि तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं था। दुनिया में कहीं किसी जमहूरियत में नहीं होता। डिसिप्लिन करने का अख्तियार है स्पीकर के पास। सबसे आम अख्तियार वो होता है जो वो इस्तेमाल कर चुके हैं, वो होता है शॉर्ट सस्पेंशन। क्या आप कहते हैं इतने दिन आप नहीं आएंगे? अब स्पीकर साहब ने कहा 15 दिन आप नहीं आएंगे। जब 15 दिन वो नहीं आ सकता तो आप कर लें बजट तकरीर। आपने वैसे उठा के बाहर फेंक दिया। आपने कहा कि 15 दिन नहीं आएंगे, तो इसका मतलब है सिक्योरिटी उनको उन 15 दिनों में अंदर नहीं दाखिल होने देगी। तो उसके बाद आप लॉस ऑफ प्रिविलेज कर सकते हैं, आप उनका बोलने का हक छीन सकते हैं, आप उनको कमेटियों से निकाल सकते हैं। रिमूव करने का अख्तियार कि किसी को, किसी भी मेंबर को जो राउडी हो, सिक्योरिटी को इशारा करके सिक्योरिटी के जरिए, ये बहुत बड़ा अख्तियार है स्पीकर का, उसको वो बाहर कर सकता है। उसके बाद आप कर लें बजट स्पीच। लेकिन ये कहना कि डिस्क्वालीफाई कर देंगे और मेरा अख्तियार है, और अख्तियार इस वजह से है कि जस्टिस खोसा ने ये फैसला लिखा है और उसने ये अख्तियार दिया है मुझे। आई मीन दिस इज माइंड बॉगलिंग कि ये जमहूरियत के साथ क्या करना चाह रहे हैं। सही। अपने ऐवान के साथ, अपनी हक की हाकमियत के साथ। ये जिस लो पे लेकर जाएंगे,
अगली हुकूमत उस लो से नीचे जाएगी, ये अब रूटीन बन गई है जी। और जब ये अपोजिशन में जाएंगे तो फिर मामला इससे भी नीचे होगा। सही, ठीक है। पूरी अपोजिशन को बैक जुम्बश कलम जो है वो बाहर किया जाएगा। ठीक है सहगम साहब, आपका कमेंट आ गया। ठीक है, दिस इज अ लो पॉइंट फॉर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एंड फॉर पंजाब असेंबली। ठीक है जी, रजा साहब आपकी तरफ आते हैं। असेंबली में कुर्सियां मारना, माइक उखाड़ना या शोर शराबा करना, ये एहतजाज करने का जमहूरी तरीका है या फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये गुंडागर्दी है? देखिए महक, गुंडागर्दी तो है बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अभी एक तारीखी हवाला भी दिया गया। पाकिस्तान का जो पहला मार्शल लॉ लगा था जी। उसमें यही हुआ था कि कुर्सियां चली थी असेंबली में। हाँ। और मुंतखब नुमाइंदे के ऊपर वो जो तशद्दुद हुआ उससे वो जाँ भाग हो गए। और ये बिल्कुल ये उसी चीज का, देखिए ना क्या अफसोस की बात है। वही बात है कि इस मुल्क पे असेब का साया है या क्या, कि वही दायरों में घूमते हैं। वही 58 में बात हो रही थी और आज 2025 में भी वही बात हो रही है। सियासतदानों की आपस की लड़ाइयाँ और झगड़े। देखिए ये कोई असेंबली के तकद्दुस का मामला नहीं है, ये कोई जमहूरियत की खिदमत नहीं है, ये सीधी सादी बदमाशी है। और वो ये है कि भाई पंजाब असेंबली में जो अपोजिशन के MPs हैं उन्होंने हुल्लड़बाजी की। उन्होंने गालिबन तकरीर जब मरियम नवाज कर रही थी बजट की तकरीर और फाइनेंस मिनिस्टर कर रहे थे, तो उन्होंने वहां पर कागज शागज फेंके, फाइलें मारी और वो हो सकता था कि उससे ज्यादा नुकसान होता। वो नहीं हुआ, लेकिन अब उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई जो है उसकी मुकम्मल तैयारी भी हो रही है और तावीलें भी दी जा रही हैं। मजे की बात ये देखिए, तकनीकी एतबार से ये इख्तियारात हैं स्पीकर के पास, जो स्पीकर साहब बातें कर रहे हैं, और किसी हद तक वो अगर सिर्फ प्योरली टेक्निकल ग्राउंड्स पे वो ये कर सकते हैं। मगर क्या उनको करना चाहिए, ये एक अलग बात, ये एक अलग मसला है। और वो मसला इस तरह से है कि आपने अगर इस मुल्क में कोई जो थोड़ी बहुत जमहूरियत बच गई है, अगर आपने उसका भी यहाँ निकाल कर उसको दफन कर देना है तो बड़े शौक से जाइए और कीजिए। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को फारिग करना, निकालना, उनका एहतसाब करना सिर्फ अवाम का हक है। ना ये हक स्पीकर के पास होना चाहिए और ना हो सकता है, ना ये अदलिया के पास होना चाहिए। गैर मुंतखब अदलिया के नुमाइंदों ने इस मुल्क में काफ़ी कुछ किया है। ये यूसुफ रजा गिलानी का मामला हो, नवाज शरीफ का मामला हो, जहाँ पर ये इस तरह की नैरो टेक्निकल तशरीहात करके मुल्क के वज़ीर आज़म को 1 मिनट में फारिग कर दिया गया। और उसके बाद किसी किस्म का कोई एहतसाब नहीं हुआ उन लोगों का जिन्होंने इस तरह के गैर जमहूरी और गैर आईनी काम किए। अब यही चीज़ अगर स्पीकर साहब पंजाब के ये करना चाह रहे हैं तो उनको याद रखना चाहिए कि जैसे अभी ज़ैगम खान साहब कह रहे थे कि ये फिर सिलसिला रुकेगा नहीं। अगली बार तो ये होगा कि अगर ये PTI पावर में आती है या जो भी आती है और ये ऑपोजिशन में होंगे तो फिर इससे भी ज्यादा सख्त किस्म की कार्रवाई होगी, क्योंकि ये सिलसिला रुकता नहीं है। तो पहली तो ये बात है। दूसरी मैं इसमें ये इजाफा कर दूं महक के, ये देखिए ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमें ये जो सियासतदान है आपस में इनकी लड़ाइयों की वजह से ही आज हम इस मकाम पे खड़े हैं कि बार बार हाइब्रिड 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 प्लस और उसका जिक्र होता है। अगर ये मसला PTI की पार्लिमानी पार्टी जो है वो ये कर रही है तो स्पीकर साहब अपने चेंबर में बुलाकर उनसे क्यों नहीं बातचीत करते? जो दोनों पार्टीज के जो रहनुमा होते हैं, जो कि विप्स होते हैं या अपने MPs को लेकर आते हैं, ये इसके कई और तरीके हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज की पनिशमेंट हो कि सस्पेंड कर दो, सार्जेंट आर्म्स को बुला के बाहर फिकवा दो। ये पहले भी हो चुका है। मुझे याद है भुट्टो साहब के जमाने में ये होता था कि ऑपोजिशन के जो मेंबर्स होते हैं उनको बाकायदा फिजिकली घसीट के बाहर कर दिया जाता था। कहाँ पहुंचे आज हम? ये बांग्लादेश में भी ऐसे हुआ, हिंदुस्तान में भी कुछ अरसे के लिए ऐसे हुआ। अभी जो हिंदुस्तान में हो रहा है, क्या ये हर जगह जमहूरियत का इनेतात जो है वो इन्हीं गलत किस्म की रवायात और इसी गैर जमहूरी रवैयों की वजह से हो रहा है? तो आप PTI से बात कीजिए ना, स्पीकर साहब तो कम से कम बुला के कहें कि जी हमने ये करना है, इसमें कोई रूल्स ऑफ द गेम होने चाहिए। मुझे याद है मेरी अवलीन जो मेमोरी है
वो गो बाबा गो का नारा था जो बेनजीर भुट्टो साहिबा ने लगाया था जब इसाक खान सदर थे। ठीक है रजा साहब, आपका कमेंट आ गया। तो बजाय इसके कि स्पीकर ना अहली या मुअत्तली की बात करते, डायलॉग कर लेते, बुला लेते और बुला के समझा देते, ये भी तरीका हो सकता था। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर मुआशी हब कराची की बात करेंगे, किस तरह वहाँ के लोग रहमो करम पे हैं और पुकार रहे हैं लेकिन कोई उनकी पुकार सुन नहीं रहा। ऐसा क्यों है बताएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। मुआशी हब की बात करेंगे, बड़े शहर की बात करेंगे, कराची की, जिसके मसाइल बहुत बड़े हैं। कराची के इलाके लियारी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत का ज़मीबोस होना महज एक हादसा नहीं बल्कि एक रियासती जुर्म है। 27 कीमती जानों का ज़िया, दर्जनों जख्मी और एक बार फिर मलबे तले दबे वो सवालात जो हर सानहे के बाद चंद दिन खबरों में जिंदा रहते हैं, फिर किसी नई खबर के साथ दफन हो जाते हैं। ये वही सवालात हैं, ये वही इमारत है जिसे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 2 साल कबल ख़तरनाक और नाकाबिले रिहाइश करार दिया था और ये इन 578 इमारतों में शामिल है जिनके बारे में सरकारी सतह पर खस्ताहाली की तस्दीक हो चुकी है। मगर सवाल ये है कि सिर्फ नोटिस जारी करना जिम्मेदारी का इख्तिताम कैसे बन गया? अगर शहरी इमारत खाली करने को तैयार नहीं थे तो रियासत ने क्या मुतबादिल उन्हें फराहम किया? जो शहरी उम्र भर की जमा पूंजी से बमुश्किल एक छोटा सा फ्लैट खरीद पाते हैं, वो कहाँ जाएं? क्या खाली कराने के लिए सिर्फ नोटिस काफ़ी थे या मुतबादिल रिहाइश, कानूनी अमल दरामद और रेगुलेटरी निगरानी भी किसी की जिम्मेदारी थी? हुकूमत ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि खुद को हम बरीउल ज़िम्मा करार देते हैं कि हमने सिर्फ नोटिस जारी कर दिया। सवाल ये है कि कैसे आप खुद को बरीउल ज़िम्मा करार दे सकते हैं? ये इमारत गैर कानूनी थी, क्योंकि सवाल तो यही बन रहा है कि ये गैर कानूनी इमारत बनी कैसे और अगर बनी तो किसके नाक के नीचे बनी? बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, लोकल गवर्नमेंट और तामीराती माफिया के गठजोड़ ने कराची को एक इमारतों का कब्रिस्तान बना दिया है जहां हर नया सानेहा पुराने वादों को दफन करता नजर आता है। 3 दिनों में कराची में 3 इमारतें गिरती हैं मगर मुजरिमाना खामोशी छाई रहती है। ये सानेहा महज एक इमारत का इन्हदाम नहीं बल्कि रियासती निज़ाम, शहरी मनसूबाबंदी और तामीराती निगरानी की मजमूई नाकामी का अक्स है। जब करप्शन, नाअहली और गफलत मिलकर शहरियों की जिंदगियां निगलने लगे तो महज रेस्क्यू ऑपरेशंस और ताज़ियती बयानात काफ़ी नहीं होते। खतरनाक करार दी जाने वाली इमारतों के हवाले से ताहाल कोई मौसर पॉलिसी, कानूनी कार्रवाई या मुतबादिल रिहाइश का बंदोबस्त नजर नहीं आता। सवाल ये है कि क्या रियासत सिर्फ मलबे में दबती जानों को गिनती रहेगी या वाकई इन सानेहात के बाद कोई अमली और देर पा इस्लाहात की जाएंगी? क्योंकि अगर जवाब नहीं में है तो खुदा न ख्वास्ता कल किसी और खस्ताहाल इमारत का मलबा किसी और की छत और जिंदगी पर गिरेगा और हम सिर्फ खबर शुमार करेंगे, इंसानी जाने नहीं। सवाल अपने पैनल के सामने रखते हैं कि लियारी में 5 मंजिला इमारत ज़मीबोस हुई, 27 जाने गईं। 17 साल से पीपल्स पार्टी की यहाँ पर हुकूमत है। टैंकर, कुंडा और गैर कानूनी तामीरात माफिया से तहफ़्फ़ुज़ देने में पीपल्स पार्टी क्यों नाकाम है? जैगम साहब, आपकी तरफ आते हैं। आपको लगता है पीपल्स पार्टी फेल हो गई? नहीं, कोई फेल नहीं हो रहा। ना पीपल्स पार्टी फेल हो रही है, ना मरकजी हुकूमत, ना कोई और सूबाई हुकूमतें कभी फेल नहीं होती। ये करना नहीं चाहती। ये कौन सा सन है? ये 2025 है। चंद मिलियन रुपए लगा के जियो टैगिंग के जरिए से आप एक दिन में देख सकते हैं कि फलां जगह पर एक कमरा किसी ने गैर कानूनी तौर पे बनाया है। आपके कंप्यूटर पे अलर्ट आ सकता है। ये इतना ही आसान काम है। और हालत क्या है कि इस्लामाबाद से दुगना बड़ा गैर कानूनी शहर बन चुका है। बड़ी बड़ी इमारतें इस्लामाबाद में बन चुकी हैं और कराची की तो दुनिया ही और है ना। तो जिस काम को इतनी आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, क्यों नहीं करना चाहते? इसलिए कि बेशुमार लोगों का रोजगार जाएगा। ये दूध देने वाली गायें हैं, मनों के हिसाब से दूध देती हैं, और अगर ये गायें दूध देना बंद करेंगी तो फिर क्या बनेगा? ठेकेदारों और इंजीनियर्स से लेकर बड़े बड़े साहिबों तक क्या बनेगा? आप देखिए रेगुलेशन का क्या हाल है, इन्फोर्समेंट में कितनी अदम दिलचस्पी है कि आज से 3 साल पहले 2022 में इस बिल्डिंग को खतरनाक करार दिया गया। 3 मंजिलें थी, कहा गया 1 मंजिल गिरा दो, नीचे से मजबूत करो। कागजों में वो 3 मंजिला रही और वो 5 मंजिला बन गई नोटिसों के बाद। 3 से 5 मंजिला बन गई और जब तक वो ढह नहीं गई, उसमें कीड़े मकोड़े मर नहीं गए,
किसी को ख्याल नहीं आया कि क्या हो रहा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, SBCA, इतनी बड़ी गाय है वो, इतना माल देती है, वन ऑफ द मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशंस इन सिंध। और कराची का कोई इदारा नहीं है जो इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन है जिसमें खुद शहर के लेवल पे कंट्रोल होना चाहिए। शहरी निज़्म का मसला नहीं है, एक बहुत बड़ा करप्ट इदारा बैठा है माल बनाने के लिए जो ये काम कर रहा है। सही, ये है वो इशू। और आप देखिए कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं है और शहरों को जिस तरह चलाना चाहिए उस तरह चलाने का इंतज़ाम नहीं है, अर्बन प्लानिंग का कोई तसव्वुर नहीं है, तो लोग मरेंगे नहीं तो क्या होगा। लेकिन कुछ नहीं बदलेगा, आप तसल्ली रखिए, लोग मरे, आज शोर मच रहा है, कल को भूल जाएंगे, इसी तरीके से यही तो हमने अपनी आवाम के सामने रखा कि आज खबर बनती है कल दफन हो जाती है। जिम्मेदार फिर कौन है? इदारा जिम्मेदार है SBCA या फिर पीपल्स पार्टी? देखिए, गवर्नेंस की जिम्मेदार हुकूमत होती है, इदारों के ऊपर हुकूमत बैठी है, इदारों को रिफॉर्म करना हुकूमत का काम है। अगर सिंध में ऐसा जंगल का राज हो गया है कि रहीम यार खान क्रॉस करते ही आपको जान की अमान लेनी पड़ती है, आपको पता नहीं होता कि आप खैर से आगे जाएंगे या आपको डाकू उठा ले जाएंगे। अगर सिंध के लोगों को सिंध के इतने जिलों में रात को घर जाने की हिम्मत नहीं होती और पुलिस की एस्कॉर्ट के बगैर रात को घर नहीं जा सकते, तो कौन जिम्मेदार है? लॉ एंड ऑर्डर को, इन्फोर्समेंट को हमारी सूबाई हुकूमतें, खास तौर पे सिंध की हुकूमत सीरियस लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि माफियाज का मसला है। ये आज की बात नहीं है, पिछले 17 सालों से यही कहानी हम देख रहे हैं कि पूरे सिंध में चलती आ रही है। हसन साहब, आपकी तरफ आते हैं। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हमने नोटिस जारी कर दिया, क्या सिर्फ नोटिस जारी करना ही गवर्नमेंट का काम है? जो मैंने बहुत एंजॉय किया है जब आपने पिछले 17 साल कहा है, ये तो 77 साल का रोना है। आपने कहा पिछले 17 साल। मैं पहले सिर्फ कराची की बात कर रही हूं। नहीं, आई अंडरस्टैंड कि नहीं, उसके अलावा आप बात कर भी कह सकती हैं। ये 77 साल का रोना है। अच्छा, अब आते हैं आपके सवाल की तरफ जी। देखें, पाकिस्तान का सियासतदान, उसको अपनी ज़ाती इन सब लोगों को तामीर और तरक्की और फलाह बहबूद के अलावा किसी शय से दिलचस्पी नहीं। हम वो लोग हैं जो ढीठों में, अपनी बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं जी, कतन नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी भी शक्ल में जमहूरियत नहीं, चूँकि इस मुल्क में जमहूर है ही नहीं। ये लफ्ज़ निकला है जमहूर से, जमहूर कहते हैं आवाम को, आवाम नहीं है यहाँ रियाया होती है। बहरहाल, इस मुल्क में सियासत ही असल तिजारत है और सनत भी, प्रायोरिटीज़ की बात है ना। बाकी सब मफलूज और माजूर सियासतदान डॉलर्स में खरपति हैं, हम सब जानते हैं। पाकिस्तान खरबों का मकरूज है, इस्लामी जमहूरिया है और सूद का कारोबार करता है। अवाम, अनाज, इल्म, इलाज, 3 चीज़ें बुनियादी मुकम्मल तौर पे महरूम हैं। सरे महलाबाद हैं आपके, वो जो क्या एवन फील्ड वगैरह, ये वो सारा, और खुदा का वास्ता, हमें तो अपने बुनियादी लफ्ज़ों की तमीज़ नहीं। जमहूरियत, अवाम नहीं, ये रियाया है। अवाम ने और रियाया में फ़र्क होता है। हमारी वोकैबलरी भी जैसी है वैसी है ना। बस मैंने आपका जवाब दे दिया कि वो क्या उन्होंने करना कराना है, सवाए इसके एक बने बनाए शहर को बेनज़ीराबाद, हुनी बेनज़ीर रोड, जुल्फ़कार अली भुट्टो रोड, बस ये क्या है? या नाम है या दाम है। सही, पंजाब में भी यही कुछ है, काम कोई नहीं है बस। ठीक है, हसन निसार साहब मौक़िफ़ आ गया। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। लियारी में गिरने वाली इमारत के हवाले से हम बात करें। शहजाद साहब, आपकी तरफ आती हूँ। हमें याद है स्वात सानह पर पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। अब उसी जगह पर खुद पीपल्स पार्टी खड़ी है। आपको लगता है पीपल्स पार्टी तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए तैयार है, या सोच आज भी वही है कि एहतसाब सिर्फ दूसरों का होगा, हम बच जाएंगे? महक, आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई भी किसी भी चीज का जवाब देने के लिए तैयार है? नहीं, कोई भी किसी भी चीज और अपने गुनाह के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी या एहतसाब के लिए तैयार है?
कोई किसी को भी किसी जुर्म की जो इस किस्म के सरजद होते हैं उसके लिए सजा देने के लिए तैयार है, कि कोई अदालत तैयार है जो किसी को कटहरे में लाके पूछेगी कि ऐसा क्यों हुआ। 3 चीजें याद रखें, पिछले सिर्फ ये 2-3 हफ्ते की बात है कि एनडीएमए, पीडीएमए और फिर उसकी झेली जो तंजीमें हैं, उसके होते हुए 19 लोग दरियाए सवात में देखते देखते लोगों के, दुनिया के देखते देखते गर्क हो गए। ये एनडीएमए पीडीएमए का काम था। उसके बाद 22 बच्चे पाकपतन के अंदर पंजाब हेल्थ क्या कहते हैं उसको, केयर ऑर्गेनाइजेशन, ये 2010 में बनाई गई थी। और उसके बाद पंजाब का हेल्थ का जो निज़ाम है वो आपको पता है गालिबन तमाम सूबों से बेहतर है। 22 बच्चे पलक झपकते में चले गए। हम गजा के बच्चों पे तकरीरें हमसे करवा लें, हम क्या क्या कमाल तकरीरें करेंगे गजा के बच्चों के बारे में, लेकिन अपने जो बच्चे हैं उनके बारे में बात नहीं करेंगे। आ जाइए अब आपका सिंध का जो मसला है, ये कोई नया मसला तो नहीं है। मंजूर काका एक शख्स हुआ करते थे जिनको कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का चीफ बनाया गया था, लेकिन ये साथ ही साथ एक फ्रंटमैन भी थे। बिल्कुल, यानी ये बेचारे चीफ भी थे और फ्रंटमैन भी थे। कोई कहते हैं कराची का कोई बिल्डिंग अथॉरिटी का काम नहीं हो सकता था जब तक कि इनके थ्रू काम नहीं करवाया जा सकता था। जाहिर है चीफ थे, उन्होंने तो कुछ करना ही था। अब ये कहां से कहानी चली है, कितनी इमारतें हैं, कितनी मखदूश हैं, कितनी मरने वाली हैं, कितने गरीब लोग हैं जिनके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो कोई अपना घर बना सकें, कितने गरीब हैं जो किराए पर रहते हैं, कितने गरीब हैं जो लोगों को मांगे तांगे के ऊपर गुजारा करके रह रहे हैं इन गिरते हुए मखदूश हालात के अंदर जो इमारतें उनके अंदर। तो ये तो पाकिस्तान का, कराची का, हम सब का मुकद्दर है। जो बचे हुए हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, वरना मुझे वाकई में कोई समझ नहीं आती कि पाकिस्तान का सिरा कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे जाके हल होगा, क्योंकि इतना उलझ चुका है, इतना ये गैर डिसऑर्गेनाइज्ड है, इतना ये पुअरली गवर्न्ड। यानी कहां से शुरू करें? वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला सूबा, वुजरा, मेयर, कराची का मेयर रोजाना टीवी पे होते हैं। सवाल का जवाब पूछ के देख ले उनसे, है उनके पास जवाब, वो बताएंगे आपको ये तो उसके जमाने में, जियाउल हक के जमाने में यूं हुआ था और मुशर्रफ के जमाने में यूं हुआ था। अपने वक्त की बात नहीं करेंगे, नहीं करते। और शहजाद साहब, जिस दिन ये बिल्डिंग गिरी, हमें याद है कि मेयर कराची 4 घंटे तक तो गायब थे, आते हैं फिर फोटोशूट कराते हैं और चले जाते हैं। रजा साहब आपकी तरफ नस्ला टावर, महक नस्ला टावर अभी कुछ अरसा पहले गिरा जी, उसमें कितने लोग गए? यानी कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं पे तो जवाब दे होना चाहिए। लेकिन कोई जवाब नहीं देता, आवाम सिर्फ पूछती और तड़पती रहती है। रजा साहब आपकी तरफ आते हैं, 2017 से 2025 तक कराची में जो इमारतें गिरती हैं उस पर एसबीसीए कोई कार्रवाई, कोई अमली तौर पर हमें काम नजर नहीं आता। एसबीसीए की जानिब से बयानात होते हैं, नोटिस होते हैं, काम करने की उनमें सलाहियत नहीं है या फिर नीयत नहीं है? बहुत शुक्रिया महक। देखिए, नीयत भी नहीं है, सलाहियत भी नहीं है। आपकी सवाल का मुख्तसर जवाब, लेकिन ये मामला जो है ये दरअसल एक इदारे या एक जिसे कहना चाहिए सूबे या शहर का नहीं है। जब गवर्नेंस या हुक्मरानी का फेलियर होता है, उसकी एब्सेंस होती है, यानी कि रूल ऑफ लॉ में या इदारों की जो कानूनी और इन्फोर्समेंट का जो उनका काम होता है, लॉ इन्फोर्समेंट का, तो फिर माफियाज उभर कर वो ये इंतजाम इंसराम संभाल लेते हैं। कराची तो दरअसल माफियाज के हवाले हो चुका है। बिल्डिंग कंट्रोल हो, कुंडे हो, बिजली के पानी हो, ट्रैश कलेक्शन हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, अलगरज के पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो दुनिया के बड़े तरीन शहरों में जिसका शुमार होता है टॉप 10 आबादी के लिहाज से वो आता है, आप कोई भी आदादो शुमार देख लीजिए, उसको हमारे मुल्क के हुक्मरान तबके ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत बाआसानी माफियाज के हवाले किया रखा। ठीक है, उसकी एक तल्ख तारीख है, सारा कसूर भी पीपीपी का नहीं है। वहां पर जिस पार्टी को जन्म दिया वो पीपीपी ने नहीं दिया था, वो वहां पर एस्टेब्लिशमेंट ने दिया था। सीधी ये तारीख भी याद करनी जरूरी है। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 15-16 साल हो चुके हैं कि उनके हाथ में सिंध की हुक्मरानी है। इसलिए वो ये चाहें तो कराची की जो म्युनिसिपल गवर्नेंस है और वहां पे जो सिटी गवर्नमेंट का देरीना मुतालबा है, आज भी वही मुतालबा है कि एक शहरी हुकूमत हो जिसके पास तमाम इख्तियारात हो। पिछली बार भी जो फड्डा हुआ सूबे और शहरी हुकूमत में,
वो बिल्डिंग कंट्रोल पर ही था। जी जी सबसे बड़ा, क्योंकि वो अरबों की करप्शन होती है उसमें, और उसमें सब मिलके खाते हैं और अवाम की इंसानी जान की कोई वक़्त कोई परवाह नहीं है, अनलेस कि वो नस्ला टावर हो तो चीफ जस्टिस साहब जो होते हैं उस वक्त के वो भी हरकत में आ जाते हैं। और फिर यही वही बात है ना कि जब कोई कुछ करना चाहता है तो कैसे आन की आन में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नस्ला टावर को गिरवाया, तमाम तर मुखालिफत, तमाम तर शोर और शराबे के बावजूद, तो क्यों नहीं किया जा सकता? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन रजा साहब बात वही है ना कि अगर करने की चाहत हो, लेकिन अगर करने की चाहत नहीं होगी तो कराची जैसे बड़े शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है, वहाँ पे आवाम सवाल करती नजर आती है, जवाब कोई देता नहीं है, आए बाएं शाएं होती रहती है, लोगों की जिंदगियाँ जो हैं वो इतनी तबाह हो चुकी हैं कि उनको बुनियादी सहूलियात ही मुयस्सर नहीं है। आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल फिर आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।